Hello everyone. I hope all of you are doing well. Now this is video number 2B. 2A में हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ लिया है. नाउ उसी का नेक्स्ट पार्ट है क्लास 11th का चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट A हम बना चुके हैं. नाउ सेकंड पार्ट B, उसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. 1, 2, 3, come on! Number 1, expenditure and receipt. तो what is expenditure? Expenditure बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा. Expenditure like salary और wages और रेंट. These are the some examples. ये एक्सपेंडिचर आपको करने पड़ेंगे क्योंकि बिजनेस आपको रन करना है. एंड परचेस ऑफ गुड्स, ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है. तो ये एक्सपेंडिचर आपको बिजनेस को रन करने के लिए करने पड़ते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सपेंडिचर. ना एक्सपेंडिचर हैज ए 2 टाइप्स. नंबर 1 इज रेवेन्यू एंड कैपिटल. तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि आपकी फिक्स असेट को क्रिएट करते हैं. एक्सपेंडिचर क्रिएट्स फिक्स्ड असेट लाइक परचेज ऑफ मशीन. ओके, purchase of machine, purchase of building, purchase of furniture, purchase of computer, purchase of fan. These are the fixed assets. Asset के बारे में हमने पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में. तो जो fixed asset को क्रिएट करने के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं, वो एक्सपेंडिचर कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे आप फिक्स्ड असेट क्रिएट करते हैं, मतलब बिजनेस को रन करने के लिए आपको कुछ फिक्स असेट की जरूरत पड़ती है. उस असेट को अगर आप क्रिएट करते हैं बाय परचेसिंग इट, तो इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपका फिक्स असेट क्रिएट नहीं करता. सिंपल, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो ऐसे कौन से खर्चे हैं? तो ये जो मैंने खर्चे लिखे हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट, परचेस ऑफ गुड्स, ये क्या होते हैं? ये सैलरी आप एक महीना आपने सर्विस लिए दे दिया, कोई एसेट क्रिएट हुआ क्या? नहीं. परचेस ऑफ गुड्स, आपने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स बना के उसको बेच दिया, कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ. तो दैट इज फिक्स एसेट क्रिएट नहीं हुआ, दैट इज एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. सेम थिंग इज विद द रिसिप्ट. आई होप इट्स क्लियर. एक्सपेंडिचर पार्ट, ऐसा एक्सपेंडिचर जो फिक्स असेट क्रिएट करे वो आपके लिए कैपिटल है, और जो एक्सपेंडिचर फिक्स असेट क्रिएट ना करे इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ रिसिप्ट. रिसिप्ट मतलब पैसा आपके पास, एक्सपेंडिचर में पैसा जा रहा है, रिसिप्ट में आपके पास पैसा आ रहा है. तो रिसिप्ट कब कब होगी आपको? जब आप सेल करेंगे तो रिसिप्ट होगी. ठीक है. दूसरा रिसिप्ट कैसा हो सकता है? आपने पुराना फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर सोल्ड, दैट ओल्ड वन. दो तरह के ट्रांजैक्शन से हम समझते हैं. तो सेल, मेरा बिजनेस है, मैं उसमें कुछ बेचता हूं. सपोज मेरी साड़ी की दुकान है, मैं साड़ी बेचता हूं, तो साड़ी बेचने से मिलने वाला पैसा इट इज ए रिसिप्ट. विच काइंड ऑफ रिसिप्ट? इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट. Which kind of? It is revenue receipt. मतलब आपका ऐसा रिसिप्ट जो आपको कंटिन्यू रिकरिंग ऑर्डर में आता है. रिकरिंग मतलब डे टू डे की एक्टिविटी से मिलने वाला पैसा. क्योंकि बिजनेस आप साड़ी बेचने का करोगे तो डेली आप साड़ियां बेचोगे, उससे मिलने वाला पैसा आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है. अगर आप बैंक हैं तो आपको डे टू डे इंटरेस्ट मिल रहा है कस्टमर से, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है. ओके. अगर आप साड़ी की दुकान में इंटरेस्ट कमा रहे हो, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे.
तो रिसिप्ट की बात हम कर रहे हैं, तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मेरा साड़ी बेचने का दुकान है और मैं सेल कर रहा हूं तो इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। और मेरी साड़ी बेचने की दुकान में फर्नीचर पुराना हो गया और वो फर्नीचर मैंने बेच दिया, ये मेरा डे टू डे का एक्टिविटी नहीं है, इट इज नॉन रिकरिंग एक्टिविटी। नॉन रिकरिंग मतलब हमारा डे टू डे नहीं हो रहा है, ये हम साल में एक बार करेंगे, हो सकता है कई सालों में एक बार करेंगे। तो ऐसा रिसिप्ट जो आपका असेट को कम करके आता है, किसी भी फिक्स असेट को कम हो जाता है, मतलब आपने पुराना फिक्स असेट था वो बेच दिया और आपको रिसिप्ट हुई है, तो इट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। ओके, या फिर आपको किसी ने लॉन्ग टर्म लोन दे दिया, तो इट इज ऑल्सो योर कैपिटल रिसिप्ट, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, ये हम समझेंगे बाद में क्यों कैपिटल रिसिप्ट होता है। मैंने नॉन करंट लायबिलिटी आपको पढ़ाया है, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, तो ऑल नॉन करंट लायबिलिटी इज आल्सो टर्म्ड एज ए कैपिटल रिसिप्ट। ओके, तो ये आप चीज ध्यान रखना, ऐसा रिसिप्ट जो फर्नीचर या असेट को कम कर दे तो वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को बढ़ा दे तो वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा मिलना, और उसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, नंबर वन इज रेवेन्यू, सेकंड इज कैपिटल। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसेस। व्हाट इज एक्सपेंसेस? इट इज सेम टर्म एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सेम टर्म है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस सेम चीज है। एक्सपेंसेस भी मतलब वही होता है कि जो आप खर्च करते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, वही आपके एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंडिचर को आपने दो रूप में क्लासिफाई किया था, कैपिटल, रेवेन्यू। एक्सपेंसेस हम इसको क्लासिफाई न करते हुए इसको हम प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग समझते हैं। व्हाट इज एक्सपेंसेस? तो ऐसा खर्चा जो आपने पहले कर दिया, एडवांस कर दिया, इट इज प्रीपेड, लाइक योर मोबाइल रिचार्ज। तो मोबाइल रिचार्ज जो आप करते हैं वो क्या करते हैं, आप पहले पैसा देते हैं, देन यू गेट द सर्विस। तो इफ यू पे इन एडवांस एंड आफ्टरवर्ड यू गेट द सर्विस और गुड्स, इट इज कॉल्ड एडवांस पेमेंट, एडवांस एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, तो हम मोबाइल का पहले पैसे दे रहे हैं और सर्विस बाद में ले रहे हैं। सेम फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पहले देते हो, उसके बाद इंश्योरेंस आपको मिलता है। ऐसा नहीं होता कि इंश्योरेंस मिल गया, प्रीमियम आपने एक साल बाद दिया। तो इंश्योरेंस इज ऑल्सो ए प्रीपेड एक्सपेंस, जो आप पहले करते हैं और उसका सर्विस आपको बाद में मिलता है, तो इट इज ऑल्सो प्रीपेड एक्सपेंस। तो टू एग्जांपल्स मोबाइल रिचार्ज से हम समझ सकते हैं, डे टू डे हम करते हैं। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इन प्रीपेड एक्सपेंस व्हाट वी अंडरस्टूड, वी हैव paid in advance and services taken later on. So this is prepaid. Now what is outstanding? Just opposite of prepaid. Outstanding means services taken and paid later on. आप पहले सर्विसेज ले लेते हैं और पैसा बाद में देते हैं, लाइक सैलरी आप अपने एम्प्लॉय रखते हैं तो उससे पूरे महीने काम करवाते हैं, उसके बाद आप सैलरी देते हैं। ठीक है, तो इफ यू टेक एनी सर्विसेज इन एडवांस एंड देन यू पेड, तो दैट पेमेंट इज योर आउटस्टैंडिंग पेमेंट। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपका 31 जनवरी 19 को आपके यहाँ पर 50 लोग काम करते हैं, तो उन 50 लोगों का सैलरी बन गया 50 लाख रुपए। नाउ 50 लाख रुपीज योर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 1st Feb 19। इट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। व्हाई इट इज आउटस्टैंडिंग ऑन 1st February? बिकॉज ऑफ जनवरी मंथ का जो काम था वो आप ले चुके हैं। नाउ जनवरी कंप्लीटेड ऑन 31st जनवरी, जनवरी मंथ पूरा खत्म हो गया, तो 1 फरवरी को ये आपकी लायबिलिटी बन गया कि आप उन लोगों को पैसा दें। तो 1 फरवरी को इट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कब तक रहेगा? जब तक कि आप पेमेंट ना दे दें उन सैलरी जिनका सैलरी बनता है उनको आप पेमेंट दे देंगे, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा पेमेंट जो आपको देना बाकी है बट आपने दिया नहीं और उसकी सर्विसेज ले ली है,
तो ऐसा एक्सपेंसेस, तो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सैलरी वी कैन टेक कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं. आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू. नेक्स्ट वन इज इनकम एंड प्रॉफिट. साउंड सेम. इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है भाई? तो इनकम और प्रॉफिट में अभी के लिए हम इसको समझते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है. व्हाट इज इनकम? टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, जो होगा वो मेरे लिए क्या होगा? इनकम होगा. मतलब जितना मैंने कमाया दैट इज रेवेन्यू, और जितना मैंने खर्च किया दैट इज एक्सपेंडिचर. तो अगर मैंने 10 रुपए कमाया और 9 रुपए खर्च किया तो 1 रुपी इज माई इनकम. सिंपल. तो 1 रुपी इज माई इनकम. सेम फॉर प्रॉफिट. प्रॉफिट भी ऐसे ही निकलता है, बट इनकम और प्रॉफिट में लिटिल सा थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम अभी नहीं समझते. हम आगे फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, वहां पर हमको इसको समझना ही है, तो हम वहीं समझेंगे इसको. ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट के अंदर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन इनकम में भी यही सारे क्लासिफिकेशंस होंगे. तो ये लेटर ऑन हम पढ़ेंगे. तो अभी हम इनकम एंड प्रॉफिट को सेम ही मानते हैं. दैट इनकम इज व्हाट? रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज आवर इनकम, एंड सेम इट इज प्रॉफिट. टोटल आपने जितना कमाया और जितना खर्च किया उसके बीच का डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट है. तो दैट इज इनकम एंड प्रॉफिट साउंड सेम, एंड फॉर टिल डेट इट इज सेम फॉर अस. आई थिंक इट्स क्लियर. Next one is gain. What is gain? Gain is separate thing. Gain का मतलब यहां पर अलग है. Gain क्या होता है? आपका बिजनेस से हटके कोई इनकम हो जाए. मेरी साड़ी की दुकान है, मेरा प्राइमरी बिजनेस है साड़ी बेचकर कमाना, साड़ी बेचकर कमाना. अब मैंने साड़ी बेचकर मैं कमाया और मैंने इंटरेस्ट से कमा लिया. बिजनेस मेरा है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, मैंने बैंक में रख दिया, उससे इंटरेस्ट आया. इट इज माई गेन. ओके, मेरा बिजनेस साड़ी बेचने का है, लेकिन मैंने बीच में कोई दलाली का काम भी चालू कर दिया और मैंने साड़ी के डीलर से, जो थोक व्यापारी हैं, उनसे दूसरे रिटेलर को माल दिलवाया और उसके बीच का कमीशन मैंने खा लिया. तो इट इज अगेन माई गेन, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी बिजनेस नहीं है. तो प्राइमरी बिजनेस से हटके होने वाला प्रॉफिट it is gain. तो gain is what? Income other than operating activity of business. करेक्ट है? बिजनेस का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे तो बिजनेस का पैसा आ ही रहा है, उससे तो सेल से आपको पैसा मिल ही रहा है. तो इट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सेल इज योर प्राइम गेन, इट इज योर रेवेन्यू. ओके, बट गेन इज व्हाट? अदर देन दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट मिला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है इंटरेस्ट कमाना. बैंक का ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंटरेस्ट कमाना है, उसके लिए वो रेवेन्यू है. तो साड़ी बेचने वाले के लिए इंटरेस्ट इज ए गेन, कमीशन इज ए गेन. अगर उसका कोई दुकान का थोड़ा सा पार्ट उसने रेंट पे दे दिया, वो रेंट भी उसके लिए गेन है. तो इस तरह के गेन कभी भी बिजनेस को हो सकते हैं. ठीक है, कई बार हमको गेन हो जाता है, चलो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो फिक्स असेट बेचने पर भी गेन होता है, तो वो भी हमारे लिए गेन है. जैसे हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 में, अब हमने उसको बेच दिया 12,000 में, तो ये 2,000 का भी मेरे पास गेन आ गया. ठीक है, क्योंकि मैंने पुराने माल को ज्यादा में बेच दिया, तो 2,000 गेन. तो इट इज ऑल्सो गेन बिकॉज इट इज नॉट योर प्राइमरी एक्टिविटी. तो इट इज गेन. नाउ लॉस. प्रॉफिट का अपोजिट लॉस. प्रॉफिट का अपोजिट क्यों है? अगर आपके खर्चे ज्यादा हो गए और आपका इनकम कम रह गया, सपोज रेवेन्यू कम रह गया, कि आपका सेल जो था वो सेल रहा 2 लाख रुपए का, और आपने उस सेल को करने के लिए दुकान का किराया वगैरह सब जोड़ जाड़ के जब आपने देखा तो 2,30,000 का आपका खर्चा हो गया, तो 30,000 का योर लॉस. तो एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इज योर लॉस. लॉस इज वेरी सिंपल थिंग, हम आसानी से समझते हैं लॉस क्या होता है. परचेज एंड परचेज रिटर्न. अकाउंट्स में परचेज का मतलब थोड़ा सा अलग होता है. यहां पर हम परचेज को अलग से ट्रीट करते हैं. जैसे अगर मैं अगेन साड़ी की दुकान है, तो मैं परचेज ऑफ गुड्स, साड़ी का मैं परचेज करूंगा होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से मैं लेकर आऊंगा, तो वो साड़ी का परचेज मैन्युफैक्चरर से जब मैं लेके आऊंगा अपनी शॉप पर, ठीक है, मैं गुड्स लेकर आ गया,
तो दिस गुड्स इज फॉर रीसेल, मैं साड़ी बेचने के लिए लाया हूं, तो दिस इज कॉल्ड ए परचेज। दिस इज कॉल्ड व्हाट? परचेज। अगर मैं इस साड़ी की दुकान में एसी लेकर आया, एसी लगवाने के लिए, इट इज नॉट माय परचेज, ओके, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो परचेज इज व्हाट? परचेज ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इज नोन एज परचेज इन अकाउंट्स। एंड सेम परचेज रिटर्न, if you return that tradable goods to the supplier, it is purchase return। सिंपल। मैं सूरत से साड़ियां लेके आया था, उसमें से 5-10 साड़ियां खराब निकली या अच्छी नहीं थी या नहीं बिके, whatever reason, मैंने उसको रिटर्न कर दिया, it is purchase return। तो जो परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया, it is purchase return। सेम टर्म साउंड्स इन अ सेल्स। सेल्स हम किसको, इस वर्ड को कहां यूज करेंगे? इफ यू सोल्ड दिस गुड्स, जो गुड्स आप किस पर्पस के लिए लाए थे? रीसेल के लिए, साड़ियां आप सेल करने के लिए लाए थे। इफ यू सेल दिस गुड्स एंड अर्न रेवेन्यू, तो इस टर्म को हम कहेंगे सेल। और अगर आपने पुरानी रद्दी बेच दी, अखबार आता था और रद्दी बेच दी, उस टर्म को आप सेल नहीं कहेंगे, ओके। तो सेल टर्म इज रिलेटेड विद योर एक्टिविटी ऑफ सेल। आपका जो बिजनेस प्राइमरी बिजनेस है, अगर साड़ी बेचने का बिजनेस है, तो साड़ी की सेल जो करेंगे उसको हम सेल कहेंगे। अगर आपने पुराना फर्नीचर बेच दिया, रद्दी बेच दी, या कोई कंप्यूटर बेच दिया या एसी बेच दिया, वो आपका सेल टर्म नहीं कहलाएगा। तो सेल इज अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर सेल्स ऑफ द गुड्स इन बिजनेस। बिजनेस में जो हम गुड्स बेचते हैं उसको हम कहते हैं सेल। एंड फॉर द सेल रिटर्न, सेल रिटर्न इज व्हाट? कस्टमर को जिसको बेचा उसको पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, इट इज सेल्स रिटर्न। तो सेल, द ट्रेडेबल गुड्स सोल्ड, इट इज सेल, एंड इफ ट्रेडेबल गुड्स रिटर्न बैक, इट इज सेल्स रिटर्न। सिंपल। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आपके लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है, ना कि सेल है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। तो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न इज वेरी easy, and purchase and purchase return is also very easy term. Now goods, goods हम किसको कहते हैं? जिसका मेरा बिजनेस है, मेरा साड़ी बेचने का बिजनेस है, तो मेरे पास जो साड़ियां हैं वो मेरे लिए गुड्स कहलाएंगी। गुड्स मतलब माल। अगर मेरी साड़ी की दुकान है तो मैं साड़ियों को माल कहूंगा। किसी की किराने की दुकान है तो वो जितना भी सामान उसके दुकान में या गोदाम में पड़ा उसको वो माल कहेगा। अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो वो फर्नीचर को माल कहेगा। किसी का हार्डवेयर का बिजनेस है, किसी का इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, तो वो जिस भी चीज का बिजनेस कर रहा है उन प्रोडक्ट को वो गुड्स कहेगा, माल कहेगा। ठीक है, तो दैट इज गुड्स। अगर मेरा साड़ी का बिजनेस है और मेरे यहाँ फर्नीचर पड़ा हुआ है या फर्नीचर डेकोरेशन में लगा हुआ है, उसके रैक्स बने हुए हैं, काउंटर बने हुए हैं, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं है, वो मेरे लिए असेट्स हैं। आई होप गुड्स और असेट्स में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। तो दैट इज कॉल्ड गुड्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आगे बढ़ते हैं।